एक्सप्रेस के सन एक्सप्रेस के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने बंगाल विधानसभा के चुनाव और उसके बाद की बंगाल की स्थिति पर बातचीत करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल विधानसभा के चुनाव और उसके परिणाम आने के बाद बड़े पैमाने पर पहले बंगाल के चुनाव के दौरान, बंगाल के चुनाव की शुरुआत हुई उसके साथ, और अब बंगाल के चुनाव के खत्म होने के बाद सबसे अधिक कवरेज और सबसे ज्यादा दिलचस्पी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कहीं है तो वो है बंगाल में। तो इस प्रसंग में पहली चीज तो ये कि बंगाल में जो नई सरकार आई है उसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, उसे सहयोग करना चाहिए कि वह अच्छे ढंग से काम करे। लेकिन इस बंगाल के चुनाव का जो सबसे जो विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में संपन्न हुए उसका सबसे जो दिलचस्प पहलू है जो कि हम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप, दर्जनों केंद्रीय मंत्री, दर्जनों एमपी काफी लंबे समय तक बंगाल में डेरा डाले पड़े रहे। स्थिति यह रही कि बंगाल में लंबे समय तक 2 5 स्टार होटल कलकत्ते में वो हायर किए गए और वो पूरे के पूरे होटल हमेशा भरे रहते थे बीजेपी के नेताओं से। मैंने 27-28 साल कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन किया है। मैं कलकत्ते में रहा हूं 28-29 साल। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी पार्टी को 5 स्टार होटल हायर करके अपने नेताओं को, और पूरा का पूरा 5 स्टार होटल और 2 5 स्टार होटल भाड़े पर लेकर, और इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने जितना पैसा बंगाल के चुनाव पर खर्च किया है उतना पैसा उसने कभी बंगाल में खर्च नहीं किया। तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पैसा उन्होंने खर्च किया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को बंगाल में लगा दिया। 1 महीना पहले से वो लोग काम कर रहे थे वहां, अमित मालवीय के नेतृत्व में। और वहां जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो एकदम प्रोफेशनल पेड कार्यकर्ता है उनके। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा ने जितनी रैलियां की वो अकल्पनीय है किसी भी पार्टी के लिए। उसके विपरीत कांग्रेस की लीडरशिप तो इलेक्शन में तकरीबन गई नहीं। सोनिया गांधी तो गई नहीं। राहुल गांधी अंत में बस नमूने के तौर पर दाखिल हुए और फिर वापस चले गए, क्योंकि तब तक लेफ्ट फ्रंट ये निर्णय ले चुका था कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल चुका था नीचे। तो बंगाल के चुनाव की जो सबसे बड़ी जो विशेषता वो ये नहीं थी कि बंगाल का चुनाव बहुत संगठित ढंग से आयोजित किया गया, बल्कि बंगाल के चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह कही जाएगी कि उसे केंद्र सरकार ने एकदम अराजक ढंग से व्यवस्थित किया। 8 चरणों में चुनाव, जिससे कि टोटल केओस, और एक ऐसे समय में 8 चरणों में चुनाव ये रखा गया जबकि पूरे देश में इंक्लूडिंग बंगाल
कोरोना की महामारी का प्रकोप सबसे तेजी से फैल रहा था। जैसा कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान जो इलेक्शन कराए गए, कोरोना महामारी के दौरान जो इलेक्शन कराए गए, वे इलेक्शन एक तरह से बहुत बड़ा अपराध हैं। कोशिश होनी चाहिए थी कि वे कम से कम समय में हो, लेकिन खैर वो 8 चरणों में चुनाव हुए। 8 चरणों में चुनाव में नरेंद्र मोदी ने तकरीबन सभी चरणों में, अंत के 2 चरण छोड़ दें तो उन्होंने सभी चरणों में जम के मीटिंगें की और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। रिजल्ट आने के बाद आज जहां से मैं बात शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं पीछे लौट के जाऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के तौर पर विमान बनर्जी को तीसरी बार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि बीजेपी ने उसमें चुनाव में भाग नहीं लिया। बीजेपी की वास्तविकता क्या है, ये आज के टेलीग्राफ में जो छपा है उसे पढ़ के आप समझ सकते हैं। इलेक्शन के परिणाम आए मुश्किल से अभी 4-5 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह के करीब हुआ है अभी। और ये परिणाम आने के बाद ही बीजेपी की स्थिति है कि बीजेपी के अंदर जो कि खबरें हैं, बीजेपी के 5 सांसद और 30 और 35 से लेकर विधायक, जो नए विधायक चुने गए, वे बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में जाने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एंड कंपनी ने जो बंगाल में प्रचार किया, उस प्रचार की खूबी यह थी कि उसने बड़े पैमाने पर लोगों में उन्माद पैदा किया, इर्रेशनल चीजें कम्युनिकेट की। और गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। और गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन जब मैं कह रहा हूं तो यह मेरी बात नहीं है। चुनाव और चुनाव के बाद जहां गुंडों ने बीजेपी के लोगों के ऊपर हमले किए, बीजेपी कहना यह कि टीएमसी ने किए, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि वे गुंडे थे। गुंडों ने जो हमले किए, उन गुंडों के हमलों के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रतिरोध नहीं कर पाए, बीजेपी के नेता प्रतिरोध नहीं कर पाए और बीजेपी के नेता टिक नहीं पाए। मैं सिर्फ एक घटना कोट कर रहा हूं जो टेलीग्राफ अखबार में रिपोर्टेड है। बीरभूम में 2 मई को जिस महिला के घर पर हमला हुआ, उस महिला ने हमले के तत्काल बाद अपने जिला बीरभूम के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को कई बार फोन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने फोन नहीं उठाया। और फोन ही नहीं उठाया। उस महिला ने उस इलाके के, जिस इलाके में हमला हुआ, उस इलाके के एमएलए को फोन, जो कैंडिडेट था बीजेपी का, उसको फोन किया। मालूम पड़ा उसने फोन तो उठाया नहीं, बल्कि वो इलाका छोड़ के पहले ही जा चुका था। तो 2 मई को जिस महिला के घर पर टीएमसी के लोगों ने, जैसा कि उस महिला का बयान है, टीएमसी के लोगों ने हमला किया था, तो उस हमले से बचाने में स्थानीय पुलिस ने उस महिला की मदद की। और उस महिला ने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं अब बीजेपी का झंडा नहीं उठाऊंगी, क्योंकि बीजेपी के लोग मेरी रक्षा के लिए नहीं आए। उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने बार बार अपील की थी कि जाओ जनता को जनसभा में लेकर आओ,
लोगों को मीटिंग में लेकर आओ, लेकिन जब मेरे ऊपर हमले हुए तो किसी भी नेता ने मेरा फोन नहीं उठाया। जिस बंगाल की पुलिस को हम रोज पानी पी पी के गाली दे रहे थे, अंत में उसी बंगाल पुलिस ने मेरे परिवार की रक्षा की। मैं अब बीजेपी का झंडा कभी नहीं उठाऊंगी। आप इस महिला के वक्तव्य से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की गद्दारी भरी राजनीति अपने कार्यकर्ताओं के साथ की है। आज स्थिति क्या है? कल बीजेपी की स्टेट कमेटी की, ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी की मीटिंग हुई है। उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की मीटिंग में हालत यह थी कि वहां अब कोई दिल्ली का नेता मौजूद नहीं है। सब दिल्ली के नेता दिल्ली कूच कर चुके हैं। भाजपा के लोगों पर अगर हमले हो रहे हैं तो कायदे से दिल्ली से बीजेपी की लीडरशिप को डेरा डाल के कलकत्ते में जमा रहना चाहिए था। भागने की क्या जरूरत थी? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई थी कि अगर 2 महीने 1.5 महीने अगर बीजेपी के लोग कलकत्ते में और रह जाते तो क्या नुकसान होता इससे? एक और चीज जो नोटिस में आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बंगाल राज्य कमेटी की मीटिंग में, जो बीजेपी की कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी की मीटिंग में मिदनापुर से जो बीजेपी के सांसद हैं, उसने एक बहुत भयानक टिप्पणी की है। उसने कहा कि बीजेपी की जो केंद्रीय लीडरशिप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली से बंगाल और कलकत्ता आई, वह बंगाल की संस्कृति और बंगाल के मूल्य, बंगाल की परंपरा, इसके साथ में अपने को सामंजस्य बिठाकर पेश नहीं कर पाई। उनका आचरण बंगाल की सभ्यता संस्कृति के साथ में मेल नहीं खाता। अगर एक बीजेपी का सांसद यह बात कह रहा है तो इस बात में वजन है। अब आपको मैं लिए चलता हूं उस तरफ जहां से कि बंगाल का चुनाव बड़े धूमधाम के साथ शुरू हुआ। बंगाल का चुनाव बीजेपी ने शुरू किया फेक न्यूज से और फेक प्रोपेगेंडा से। फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा का सबसे आइडियल एग्जाम्पल है स्वयं नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया वक्तव्य। मैं बार बार लिखता रहा हूं फेसबुक पर कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया बंगाल में जाके, और भाषण देते समय नरेंद्र मोदी ने जिस चीज पर जोर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर कहां पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी ने चीख कर बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में पैदा हुए थे। इसे कहते हैं फेक। किसी बंगाल के नेता ने, स्वयं नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। नरेंद्र मोदी ने जितनी बार बंगला बोलने की कोशिश की, उतनी बार उन्होंने गलत बंगला बोली। बंगला भाषा और संस्कृति का इससे अपमान हुआ और वे उपहास के पात्र बने। लेकिन किसी बीजेपी के नेता ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। बीजेपी के नेताओं का, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा, इनके भाषणों को आप उठाकर देखें तो इन तीनों के भाषणों की जिस्त बंगला की संस्कृति, बंगला की राजनीति, बंगला के वैल्यूज, बंगला का एथॉस, इसके साथ मैच नहीं करते, बल्कि उसमें एक खास तरह का
भाव है कि बंगला की संस्कृति हमारे ठेंगे पर, हम बंगला की संस्कृति को कुछ नहीं मानते। यही वह जगह थी जहां से कि बंगाल में बंगाली जाति का ध्रुवीकरण शुरू हुआ और जो हिंदू मुसलमान का कार्ड 70% बनाम 30% का कार्ड जो बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान के जरिए शुरू किया था, वह प्रचार अभियान स्वयं बीजेपी के गले की हड्डी बन गया। क्योंकि जब आप गलत बंगला बोलेंगे तो इसे बंगाली पसंद नहीं करते। जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में झूठ बोलेंगे तो इसे बंगाली पसंद नहीं करते। जब बंगला की परंपराओं को आप सरेआम धता बताएंगे तो इसे बंगाली पसंद नहीं करते। बंगाली जाति के लोग तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलते। बंगाल में कोई नेता अवे तवे की भाषा नहीं बोलता। अवे तवे की भाषा का वह फेमस स्लोगन था जो कि सभी लोगों ने सुना, जिसे हम लोग कहते हैं दीदी ओ दीदी। ये जो गली के छोकरे, जो लंपट लड़के जिस भाषा को बोलते हैं, उस लहजे को और उस भाषा को दीदी ओ दीदी के स्लोगन के तहत जो स्वयं नरेंद्र मोदी ने बोला, तो उससे बंगाली जाति में एकदम उन्माद पैदा हो गया। बंगाली जाति के लोगों को लगा कि ये तो अभी चुनाव के पहले ये हाल है कि ये सीधे सीधे बंगला कल्चर को, बंगला एथोस को सीधे सीधे ठुकरा रहे हैं। अगर ये चुनाव जीत गए तो उसके बाद क्या होगा बंगाल का। और यहीं से बंगाली अस्मिता और बंगाली जाति का सेकुलर राजनीति के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण शुरू हुआ। और उस ध्रुवीकरण का परिणाम यह था कि नरेंद्र मोदी ने 2 नारे दिए थे। उनका नारा था नरेंद्र मोदी का, जिसको कि उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, वो ये कि एक तो परिवर्तन और एक सोनार बांग्ला और थर्ड था कट मनी। भाजपा पर हमले करते हुए नरेंद्र मोदी के पास में 3 चीजें थी जिनको कि उन्होंने प्रत्येक भाषण में रिपीट किया। और परिवर्तन की बात करते समय नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि बंगाल जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल गुजरात भी नहीं है। बंगाल की सभ्यता, बंगाल की संस्कृति गुजरात और उत्तर प्रदेश इनसे कोसों आगे विकसित सभ्यता और संस्कृति है, आज भी है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ममता बनर्जी की हमने बहुत आलोचना लिखी है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक काम तो किया गरीबों के लिए। सस्ती दर पर हर जगह खाना मिलता था, 5 रुपए की थाली। नरेंद्र मोदी को किसने रोका था सस्ता खाना बांटने से? नरेंद्र मोदी ने तो खाना नहीं बांटा। ममता बनर्जी ने एक काम किया कि स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड हर व्यक्ति को मुहैया कराया, जिसके बल पर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जो सरकार के लिस्टेड हॉस्पिटल में, उनमें जाके वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। नरेंद्र मोदी तो गुजरात में भी नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भी नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी पूरे देश में भी नहीं कर पाए। बाकी योजनाओं को छोड़ दीजिए आप। तो सामान्य जनता के लिए ये बहुत आकर्षक योजनाएं थी जो कि ममता ने लागू की, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास में तो सिवाय स्लोगन के और कोई दूसरी चीज थी ही नहीं। मीडिया के हैवी प्रोपेगेंडा के अलावा और कोई चीज थी ही नहीं।
और जिस कट मनी को लेकर उन्होंने सबसे अधिक प्रचार किया, नरेंद्र मोदी जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी यह बात प्रूव हुई। करप्शन का, कट मनी का मतलब यह करप्शन का इशू इलेक्शन का इशू नहीं है। अगर इलेक्शन के लिए रिलेवेंट इशू होता तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीतते। हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हैं उनमें सबसे करप्ट प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। राफेल डील के सारे डॉक्यूमेंट्स अब धीरे धीरे पब्लिश होने लगे हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन करप्शन जो है अभी वो हिंदुस्तान की जनता के बीच में राजनीतिक प्रतिवाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिवाद का मुद्दा है नरेंद्र मोदी बनाम भारत की जनता। हिंदुस्तान रहेगा या नरेंद्र मोदी रहेंगे, बंगाल रहेगा या नरेंद्र मोदी रहेंगे। यही वह जगह थी जहां से कि नरेंद्र मोदी बनाम संपूर्ण बंगाल की जनता एकजुट हुई। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं और वो शिक्षा देने वाले डिटेल्स हैं। मसलन टीएमसी को तकरीबन 48% वोट मिले, बीजेपी को 38% वोट मिले। कांग्रेस, वाम और अन्य लोगों को मिलाकर तकरीबन 14% वोट मिले। यानी तकरीबन 62-63% लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। और 62-63% लोगों का खिलाफ होना यह साधारण चीज नहीं है। ममता को कभी अपनी अब तक के पॉलिटिकल कैरियर में इतनी बड़ी मैंडेट नहीं मिली। और इस बड़ी मैंडेट का बड़ा कारण यह नहीं कि ममता की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बंगाली अस्मिता के नाम पर लोगों में ध्रुवीकरण हुआ, बंगाली संस्कृति की रक्षा के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ। नरेंद्र मोदी ने जो इतना बड़ा दांव खेला था उसका एक और दूसरा कारण यह था कि नरेंद्र मोदी को धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है। एक बंगाल धर्मनिरपेक्षता की जननी है। धर्मनिरपेक्षता का जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है उसका जन्म बंगाल में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन चाहते थे कि कम से कम बंगाल को एक बार जीत लिया जाए और धर्मनिरपेक्षता को रौंद दिया जाए। पिछले 70 साल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सारे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक सारे नेता चक्कर लगा लगा के मर गए, लेकिन बंगाल में कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सफलता नहीं मिली। और उसका एक ही बड़ा कारण है, बंगाल की जनता, परंपरा, संस्कृति, राजनीति सब में धर्मनिरपेक्षता का वर्चस्व है। लोग धर्मनिरपेक्षता को प्यार करते हैं। और नरेंद्र मोदी का जो 70% बनाम 30% का जो स्लोगन था, जिसको कि उन्होंने बड़े तरीके से लोगों के बीच में प्रचारित किया, उनकी साइबर सेल ने प्रचारित किया, उसका लक्ष्य यही था कि हिंदू मुसलमानों के बीच में भेद पैदा किया जाए। तो बंगाल के चुनाव का जो दूसरा बड़ा सबक वो ये कि नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए जरूरी है कि आप धर्मनिरपेक्षता को एक कॉमन एजेंडा बनाएं। बंगाल की जनता ने, बंगाल की पूरी बंगाला जाति ने इसे कॉमन एजेंडा बनाया और बहुसंख्यक लोगों को उसके इर्द गिर्द गोलबंद किया। तब ये नरेंद्र मोदी हारे। नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर 38% वोट मिले। एक और चीज है जो इस चुनाव से संबंधित है, वो ये कि बंगला में पहली बार ऐसा हुआ कि 70 साल के इतिहास में कांग्रेस और लेफ्ट वामपंथियों का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं होगा। माकबा के लोग सोचें
माकपा के लोग सोचें कि वे ऐसी कौन सी चीज हुई है, घटना हुई है, ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से वे इतनी बुरी तरह से हारे। कुछ लोगों का कहना है, जैसा कि रिपोर्ट्स है, कि अंतिम समय पे निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को वोट दिए जिससे टीएमसी जीते। सीपीएम ने वहां पर 136 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आरएसपी ने 11, सीपीआई ने 10, फॉरवर्ड ब्लॉक ने 22 और इन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। उल्लेखनीय है कि 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी अधिकांश उम्मीदवारों की, लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। उस समय कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं था। सीपीएम के लोग सोचें, सीरियसली सोचें कि जो बंगाल उनको 40%, 48%, 51% तक वोट देता था, वहां उनके उम्मीदवारों की जमानतें क्यों जब्त हो रही हैं। मैं सिर्फ दो चीजों का जिक्र करूंगा। एक, सीपीएम के पास में वहां संगठन नहीं है। दो, सीपीएम के पास में बंगाल को लेकर कोई नीति नहीं है। न पार्टी को लेकर नीति है, न वहां की राजनीति को लेकर नीति है। कंप्लीट एडहोकिज्म, तदर्थवाद के सहारे पार्टी काम करती रही है, अभी भी कर रही है। सीपीएम के एक नेता हैं, बड़े धाकड़ नेता हैं, तन्मय भट्टाचार्य। तन्मय भट्टाचार्य ने एक टेलीविजन टॉक शो में भाग लेते हुए यह बात कही कि बंगाल में जो इस बार हम लोग हारे हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की है। बंगाल में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जमीनी स्तर की यूनिटें इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनके ऊपर से लगातार फैसले थोपे गए। और नीतिगत गलती कहां है? नीतिगत गलती है कि सीपीएम की लीडरशिप यह मानती है कि ममता बनर्जी और टीएमसी कम्युनल पार्टी है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। टीएमसी के साथ मतभेद हो सकते हैं, टीएमसी ने बहुत अत्याचार किए हैं, यह बात सच है। टीएमसी के हाथ पिछले 10 साल में हिंसा से, खून से रंगे हुए हैं, यह भी सच है। लेकिन टीएमसी कम्युनल नहीं है। टीएमसी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वह वैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जैसा कि आरजेडी है। टीएमसी बीजेपी का बी टीम नहीं है। अगर बी टीम होती तो वो एनडीए में होती, लेकिन आज तो टीएमसी एनडीए में नहीं है। उसी तरह जैसे अकाली दल एनडीए में नहीं है, उसी तरह जैसे शिवसेना एनडीए में नहीं है। तो सीपीएम के लोगों को अपनी नीतिगत समझ टीएमसी को लेकर एकदम साफ रखनी चाहिए। टीएमसी एक सेक्युलर पार्टी है और एक सेक्युलर पार्टी की नीतिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, जो कि लेफ्ट पार्टी के साथ में सबकी हैं। बीजेपी और टीएमसी के मुकाबले में कौन बड़ा एनिमी है, इसमें सीपीएम ने यह रेखांकित किया कि उनका टीएमसी सबसे बड़ा एनिमी है, मोदी एनिमी नहीं है सबसे बड़ा। और यह नीतिगत जो विपर्य है, जो विभ्रम है, इसने सीपीएम को कहीं का नहीं छोड़ा। तो लेफ्ट को 7% के आसपास वोट मिले हैं। अब ये नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे वोट, ये तय है। लोकसभा के चुनाव के टाइम पर भी यही स्थिति थी, उसके बाद नीचे ही गए हैं वोट, जमानतें ही जब्त हुई हैं। कम से कम नैतिकता के नाते सीपीएम की लीडरशिप राज्य के नेतृत्व में तो परिवर्तन करे कि राज्य का नेतृत्व सही ढंग से, नीतिगत ढंग से चीजों को देख नहीं पा रहा है, फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा है, उस लीडरशिप को हटाया जाए। अब एक आखिरी पहलू इस पूरे इलेक्शन का, वो ये कि ये ममता जीती कैसे।
इस प्रसंग में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि नरेंद्र मोदी के वैचारिक मॉडल से जुड़ा हुआ है, उसे मैं आपके सामने रखूंगा। सुहास पलसीकर ने इंडियन एक्सप्रेस में 3 मई को एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा मॉडल के बारे में बहुत संक्षेप में लिखा। मैं फेसबुक पर बहुत लिखता रहा हूं इसको लेकर, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी के जो कि उनका ये जो पिछले 5 विधानसभाओं के चुनाव उन सब में वो यही मॉडल रहा है, उनका और भी जगहों पर यही मॉडल रहा है। वो मॉडल ये है, वो क्षेत्रीय अस्मिता के साथ में हिंदुत्व को मिक्स करके पेश करते हैं और क्षेत्रीय अस्मिता और हिंदुत्व के फ्रेमवर्क में ही वे प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। और इसमें इंफेसिस शुरू में होता है क्षेत्रीय अस्मिता के सवालों पर। हिंदुत्व को वे आड़ में छुपाए रखते हैं और इस क्रम में वे राज्य की समस्याओं को इस तरीके से उभारते हैं कि राज्य की पूरी राजनीति अस्त व्यस्त हो जाए। और जब राज्य की राजनीति और राजनीति समस्याएं अस्त व्यस्त हो जाएं, तब अचानक नरेंद्र मोदी का नायक की तरह दिल्ली से अवतरण होता है और वे कैंपेन शुरू करते हैं। और वे कैंपेन शुरू करते समय जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो राष्ट्रीय भाषा होती है। वो जिस भाषा में बंगाल में बोलते हैं उसी भाषा में तमिलनाडु में बोल रहे थे, उसी भाषा में केरल में बोल रहे थे। वे हमेशा एक राष्ट्रीय भाषण की भाषा है उनकी, उसमें वो बोलते हैं। उनकी भाषण कला का एक राष्ट्रीय मुहावरा है, उसके राष्ट्रीय फ्रेज है। और ये राष्ट्रीय फ्रेज और राष्ट्रीय मुहावरा और राष्ट्रीय जो उसकी शैली है भाषण कला की, जो कि बहुत ही घटिया किस्म की शैली है, उसको वे अपनी प्रोपेगेंडा के जरिए, निर्मित इमेज के जरिए हाइप पर ले जाते हैं, चरमोत्कर्ष पर ले जाते हैं। और इस सब के जरिए वे राज्य की जो स्वाभाविक रिदिम है उसे ध्वस्त कर देते हैं। तो किसी राज्य की जब रिदिम ध्वस्त हो जाती है तो फिर विपक्ष या जो वहां दूसरी पार्टियां हैं, वे बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी का नेता उसे पकड़ नहीं पाता, प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति के फ्रेमवर्क में अपना प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। उसमें आरंभ करते हैं क्षेत्रीय अस्मिता के सवालों पर, राज्य के सवालों पर, और राज्य की राजनीति को अस्त व्यस्त करते हैं। उसके स्वाभाविक छंद, स्वाभाविक राजनीति इसे ध्वस्त करते हैं और इसके बाद में फिर वे हिंदुत्व के वैचारिक हमले करते हैं। ये जो मॉडल था, इस मॉडल को ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही आर्टिकुलेट किया और भांप लिया। यही वजह थी कि ममता बनर्जी ने 1 साल पहले से अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया और 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू की। और प्रशांत किशोर, उनकी टीम को उन्होंने प्रोपेगेंडा की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन यह मॉडल जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, यह मॉडल उनके दिमाग में था और यह मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया कि इस मॉडल को काउंटर करना है। और इस मॉडल को काउंटर करने के लिए ममता ने कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर रिदिम, जो बंगाल की रिदिम है, उसको इलेक्शन की रिदिम बना दिया। खेला हो गए फुटबॉल में, क्रिकेट में, एक आम लोगों के जेहन में, आम लोगों की भाषा में जो खेला हो गए, ये जो फ्रेज था, इसे इलेक्शन का फ्रेज बना दिया। खेला हो गए, ये वहां जनता को जोड़ने वाला फ्रेज है। एक ही पार्टी के लोग खेल के मैदान में अलग अलग तरफ होते हैं, कोई ईस्ट बंगाल के साथ है, कोई मोहन बागान के साथ है, लेकिन वो खेल का आनंद लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी के जो क्षेत्रीय अस्मिता और हिंदुत्व के फ्रेमवर्क में तैयार प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए
ममता बनर्जी ने एक गैर राजनीतिक फ्रेज और रिदम का इस्तेमाल किया, खेला होवे, और यह एक आनंद की रिदम थी। 70 बनाम 30 के स्लोगन को काटने के लिए, यानी हेट कैंपेन को काटने के लिए आनंद की रिदम को संप्रेषित किया, खेला होवे। और यह खेला होवे कि जो आनंद की रिदम थी, इस आनंद की रिदम ने नरेंद्र मोदी के सारे हेट कैंपेन को पंक्चर कर दिया। एक और चीज थी जो कि ममता बनर्जी ने वो पहले से भांप के उसकी योजना बनाई और उसको पर काम किया, वो ये था कि ममता बनर्जी का इशारा था कि वो किसी भी तरह से माइनॉरिटीज के वोट उसके हाथ से नहीं जाने चाहिए। तो अल्पसंख्यकों पर उसने केंद्रित किया और अल्पसंख्यकों के वोट बड़ी संख्या में ममता बनर्जी को मिले भी। लेकिन बंगाल की आइडेंटिटी अल्पसंख्यक तो नहीं बनाते। बंगला जाति की पहचान तो किससे बनती है? भद्र लोग, बंगाली जाति, बंगाली हिंदू, इनसे बनती है। तो ये बंगाली जाति, बंगाली हिंदू, भद्र लोग, इसको बांधने के लिए ममता बनर्जी ने चंडी पाठ, दुर्गा स्तोत्र और बंगाल की बेटी, ये 3 फ्रेज इस्तेमाल किए और 3 तरीके इस्तेमाल किए। और ये जो घेरेबंदी उसने की, खेला हो वे, अल्पसंख्यकों को बांधो, चंडी पाठ करो, दुर्गा सप्तशती के श्लोक बोलो और बंगाल की बेटी को जिताओ का नारा, ये जो घेरेबंदी थी, इसने ममता बनर्जी की जीत को सुनिश्चित बनाया। और इसमें सीमेंट का काम किया नरेंद्र मोदी की एक गलती ने। नरेंद्र मोदी ने जो भाषाई स्तर पर लंपट भाषा होती है, उसमें जिस तरह से उन्होंने दीदी ओ दीदी का स्लोगन दिया, उसने ममता बनर्जी के लिए सीमेंट का काम किया। ममता बनर्जी को हमेशा के लिए एकदम पुख्ता कर दिया। बंगला के लोग, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो लड़की को असम्मान की भाषा से, किसी भी पुरुष को असम्मान की भाषा से नहीं बोलते और देखते। दीदी ओ दीदी स्त्री के प्रति असम्मान की भाषा का सूचक पदबंध है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बात पता थी कि नहीं पता थी, हम नहीं जानते, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि दीदी ओ दीदी स्त्री के अपमान का सूचक पदबंध है। और यही वह जगह थी जहां से के ममता बनर्जी को सीमेंट मिली। अपनी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन की उन्होंने एक नई ऊंचाई पर ले गई और एक बड़ा हिस्सा जो शिक्षित मध्यवर्ग की महिलाएं हैं, जो इनलाइटेंड महिलाएं, वे बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के साथ गई और महिला वोटरों का एक अच्छा खासा हिस्सा उनके साथ गया। अंत में एक बात, नरेंद्र मोदी 75 से अधिक सीटें, 75 सीटें जीते हैं और उनको 38% वोट मिले। और यह साधारण बात नहीं है। 38% वोट का मतलब है कि 38% लोग बंगाल में ऐसे हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता को पसंद नहीं करते। 38% लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को पसंद नहीं करते। ममता बनर्जी की यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन 38% लोगों को, वहां जो सेकुलर ताकतें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन 38% लोगों के दिलों को जीता जाना चाहिए, इनको समझाया जाना चाहिए, इनको विनोवर किया जाना चाहिए कि आप लोग किसी भी पार्टी को वोट दो लेकिन बीजेपी के साथ मत जाओ। कोई भी राजनीति करो लेकिन बीजेपी के साथ मत जाओ। धर्मनिरपेक्षता के साथ रहो। धर्मनिरपेक्षता के साथ रहने का मतलब है भारत के साथ रहना, और बीजेपी के साथ रहने का मतलब है नरक में रहना। यह बात समझाई जानी चाहिए। और जो लोग हिंदुत्व के नारे के नाम पर, फेक न्यूज के नाम पर, फेक प्रोपेगेंडा के नाम पर बंगाली जाति और धर्मनिरपेक्षता की एकता और अस्मिता पर हमले करें,
उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना एक संविधान में जो उल्लिखित लक्ष्य है उसकी रक्षा करना है, इससे पॉलिटिकल नारा नहीं है। तो ममता बनर्जी की दोहरी जिम्मेदारी है, एक तरफ अपने दल के प्रोग्राम को लागू करें, दूसरी तरफ जो प्रोवोकेशन है, बीजेपी के लोगों ने जिस तरह के भाषण दिए हैं पिछले दिनों और उसने जो उन्माद पैदा किया उस उन्माद का शमन किया जाना चाहिए, लोगों को शांत किया जाना चाहिए, लोगों का दिल जीता जाना चाहिए और उनको समझाया जाना चाहिए कि बीजेपी का रास्ता भारत का रास्ता नहीं है, बीजेपी का रास्ता नरक का रास्ता है। यही वह जगह है जहां से कि ममता बनर्जी का काम शुरू होता है। 62% नहीं, बंगाल के 100% लोग सेक्युलर होने चाहिए। भारत में अगर रहना है तो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना होगा। बंगाल में अगर रहना है तो मुसलमानों से प्यार करना, सिखों से प्यार करना, ईसाइयों से प्यार करना, बंगालियों और हिंदी भाषियों से प्यार करना, यानी सभी जाति धर्म के लोगों से प्यार करना सीखना होगा। ये 70 बनाम 30 के नारे के तहत, बंगाली बनाम गैर बंगाली के नारे के तहत जो विभाजन की जो प्रक्रिया और जो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिए थे, उनसे इन 38% जो बीजेपी के समर्थक हैं और वोटर हैं, इनको निकालने की जरूरत है। और धर्मनिरपेक्षता के मामले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। यही बंगाल के चुनाव का संदेश है। धर्मनिरपेक्षता रहेगी तो बंगाली जाति भी रहेगी और भारत भी रहेगा। इसलिए अगर मुझसे पूछें, बंगाल में वायलेंस को लेकर जो इधर चर्चा उठी है इलेक्शन के बाद, निश्चित तौर पर यह अच्छी बात नहीं है कि वायलेंस हो, लेकिन वायलेंस के लिए आप करेंगे क्या? क्योंकि आपने लोगों के मन में जहर भर दिया है। अगर लोगों के मन में जहर नहीं भरा होता तो वायलेंस नहीं होता। मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर आपसे भी शेयर कर रहा हूं, बाचिक हिंसा शारीरिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक होती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये तमाम जो लोग बीजेपी के लोग गए, इन्होंने जो बाचिक हिंसा की है, वो बाचिक हिंसा समाज में अपना असर तो दिखाएगी। तो बाचिक हिंसा से भी बचा जाना चाहिए और शारीरिक हिंसा से भी बचा जाना चाहिए। समाज में किसी भी किस्म की हिंसा की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी के लोग सेक्युलर भाषा न बोल सकें, सच की भाषा न बोल सकें, तो वे चुप रहें, अन्यथा तो मुश्किल होगी। बंगाल के चुनाव ने दूसरा सबक यह दिया है कि फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा बंगाल की जनता को प्रभावित नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जनता को आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बंगाल बहुत विकसित और चेतना संपन्न राज्य है, वहां फेक न्यूज बिक नहीं सकती, जल्दी एक्सपोज होती है। लोगों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए जिन्होंने फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा किया है, जिन्होंने फेक न्यूज को इलेक्शन के दौरान प्रोपेगेट करके लोगों के बारे में, राज्य के बारे में, मुसलमानों के बारे में झूठी खबरें बनाई हैं और उड़ाई हैं। उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई सरकार करे, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और अंत में चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन के जो लोग जो वहां रहे हैं, वे केंद्रीय चुनाव आयोग, बंगाल की सरकार उस घटना के बारे में बताए जिस घटना का मैंने फेसबुक पर जिक्र किया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे कि ममता बनर्जी के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 ईवीएम की मशीन मिली है जिनके ताले टूटे हुए थे, और ये मशीनें हैं, इनमें उन इलाकों के वोट हैं जहां से कि ममता जीत सकती है, यानी मुसलमान बहुल इलाके के वोट हैं। ये काउंट नहीं की गए। ये खबर सच है या झूठ है, इसका पता किया जाना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की।
लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है दो चीजें। हम सच बोलें, सच के साथ खड़े हों। हम फेक न्यूज न पढ़ें, हम न्यूज पढ़ें। हम फेक न्यूज न पढ़ें। फेक न्यूज का विरोध कीजिए। फेक न्यूज को प्रोपेगेट मत कीजिए। फेक न्यूज समाज का सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और फेक न्यूज के कारखाने, सबसे बड़े कारखाने अगर कोई चला रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी का साइबर सेल। इससे सावधान रहें। यही बंगाल के चुनाव का सबक है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।